ओके ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है बबल्स वगैरह का, या कोई मेरा वेलकम नहीं हो रहा है इस चीज़ से। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये जो आपको इस बबल के अंदर 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं किस वजह से है। यही हमारा आज का टॉपिक है इनफैक्ट, वेव ऑप्टिक्स। हम इसी टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि वेव ऑप्टिक्स एक्चुअली है क्या, और वेव ऑप्टिक्स से हमारे पास में कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं। जैसा कि आप क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, ये दो टॉपिक्स हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, प्लस पोलराइजेशन। इन दोनों टॉपिक्स को हमें इंजीनियरिंग फिजिक्स, आरटीयू फिजिक्स में हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जो कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरफेरेंस। हमें इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी करनी है कि इंटरफेरेंस होता क्या है, किस वजह से होता है। और यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे एक वे शेप्ड इंटरफेरेंस। तो वे शेप्ड इंटरफेरेंस, ये जो हम लोगों ने बबल्स वगैरह देखे जिसमें आपको 7 कलर्स नजर आ रहे थे, ये 7 कलर्स इस वे शेप्ड इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। मतलब जो बबल का शेप है, यानी एक शेप जो बन रही है हमारे पास में स्फेरिकल, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी वजह से इंटरफेरेंस होता कैसे है। सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप इस वीडियो बुक में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग फिजिक्स, और इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, जो यूनिट 1 है अपने पास में। और ये यूनिट 1 हमारे पास में इन टॉपिक्स को कवर करती है, जो कि इसमें दिख रहा है आप लोगों को। बेसिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स, वेव्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में देखेंगे, इंटरफेरेंस क्या होता है, किस तरह से होता है, इसकी कंडीशन क्या क्या है। और यहाँ पर 2 नए तरीके हम लोग समझेंगे इंटरफेरेंस होने के, जो कि है न्यूटन-सिंग एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसके बाद में वेव ऑप्टिक्स का दूसरा फिनोमिना, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, हिंदी में हम लोग इसको बोलते थे विवर्तन। तो डिफ्रैक्शन किस तरह से होता है ये चीज हमें देखनी है, और डिफ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या है। तो क्लास 12th में आप लोगों ने डिफ्रैक्शन के बारे में देखा था, फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं। उन्हीं की स्टडी में हम लोग लेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन किस तरह से होता है और इसकी कंडीशंस क्या क्या है, किस तरह से हम लोग इसकी डेरिवेशंस कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या चीजें इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बाद में हमारे पास में टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से ये वर्क करती है, इसकी थ्योरी, स्पेक्ट्रम किस तरह का बनता है, ये सब हम लोग देखेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज रेले क्राइटेरिया एंड रिजॉल्विंग पावर। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको आरटीयू फिजिक्स के अंदर स्टडी करनी है। तो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं वेव्स क्या होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो वेव की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम लोग काम में लेते हैं 2 एक्सिस, जिसमें वाई एक्सिस पर आप लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम। तो जब हम लोग एक वेव को फॉर्म करते हैं यहाँ पर, तो एक जनरल वेव आपके पास में कुछ इस तरह से नजर आती है, जैसा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और वेव के जो जनरल टर्म्स है, जैसे कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इनके हिंदी के नेम्स भी मैंने साथ साथ लिखे हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं इनको। जैसे कि एम्पलीट्यूड को बोलते हैं आयाम, वेवलेंथ को तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी आवर्ती, पाथ डिफरेंसेस पथांतर, एंड फेज डिफरेंसेस कलांतर। तो इन चीजों को स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बारे में क्लास 12th में आप लोगों ने क्लास 11th में वेव्स में पढ़ा था, और क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स में देखा था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। कि किसी भी वेव का एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने बोला था कि अभी वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी वेव के लिए उसका एम्पलीट्यूड। यही डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस जगह भी ले सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को याद दिला दूं। दीज पॉइंट्स आर क्रस्ट्स, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जो हमारे पास में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट्स। और इसी तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले, दीज आर ट्रफ्स। तो डू रिमेंबर क्रस्ट, ट्रफ। इसी तरह से लगातार वेव्स में हमारे पास में क्रस्ट और ट्रफ मिलते रहते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जिस जगह पर क्रस्ट बन रहा है वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज आर एम्पलीट्यूड। तो यहां पर मैंने इन चीजों को दिखाया है कि दीज आर एम्पलीट्यूड। और इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये है हमारे पास में किसी भी वेव के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर। ऐसे हमारे पास में और भी जगह पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट्स को मार्क कर सकते हैं, बट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही होगा एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास में तरंग दैर्ध्य, या जिसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ और कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। ये 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। इन चीजों को एक बार क्लियरली आप लोगों को दिखा दूं कि ये है हमारे पास में इनके वेवलेंथ्स।
इसी तरह से एक न्यू डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि कॉन्जिक्यूटिव दो पॉइंट्स कोई भी ले लिए जाए, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स का मीन कि बिल्कुल एक जैसे, मतलब यहां पर अगर देखा जाए इन दोनों पॉइंट्स पर, ये दो पॉइंट मैंने यहां पर मार्क किए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट्स पर वेव की जो डायरेक्शन है बिल्कुल सेम, इन दोनों पॉइंट्स पर वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल इक्वल है। तो मींस ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम हुए एक तरह से, अलग अलग टाइम्स पर, जैसे अगर टाइम t1 पर और टाइम t2 पर अगर देखा जाए तो ये दो पॉइंट्स आपको किसी भी वेव के पार्टिकल्स के लिए या वेव के लिए आपको मिलेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये भी होगी लैम्डा। इसी तरह से दो पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, जैसे मैं यहां पर मार्क करता हूं, एक पॉइंट ये है जहां पर वेव नीचे की तरफ जाते हुए दिख रही है, और इसके बाद में ये पॉइंट नहीं, ऑब्वियसली दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग नहीं लेते क्योंकि इस जगह पर वेव की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है और इस जगह पर बिल्कुल सेम वेव मूविंग डाउनवर्ड। तो यहां पर हम लोग लेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को, और ये भी हमारे पास में आएगी वेवलेंथ के इक्वल। ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, बस सब प्रॉपर्टीज वेव की उस जगह पर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो वो होगी वेवलेंथ, जिसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स, अगर मैंने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया हुआ है तो इन सारी डिस्टेंसेस को आप मेजर कर लीजिए, नाप लीजिए, और नापने पर आपको मिलेगा ये सभी डिस्टेंसेस बिल्कुल इक्वल मिलेगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि एक सेकंड में कितनी वेव फॉर्म हुई। तो पहले हम लोग देखेंगे वेव का फॉर्मेशन कितना मानेंगे हम लोग, कितनी वेव बनती है। तो इसके लिए हम लोग ये काम करते हैं कि कोई भी एक पॉइंट से वेव को बनना स्टार्ट करते हैं। सपोज कि इस पॉइंट से वेव बन रही है, तो वेव का जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद में वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आई, देन अगेन जीरो, एंड उसके बाद में मैक्सिमम एंड अगेन जीरो। तो ये हमारे पास में एक कंप्लीट वेव फॉर्म हो गई है। इस तरह की वेव्स हमारे पास में कितनी बन रही है। सपोज एक सेकंड में वेव यहां से चलना स्टार्ट करती है और इससे से ट्रेवल करते हुए वेव यहां तक पहुंच गई, तो इट मीन अगर देखा जाए तो एक सेकंड में हमारे पास में अ सिंगल वेव, देन सेकंड वेव। तो एक सेकंड में वेव हमारे पास में बनी दो। तो इसका मीनिंग कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f से और n से। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास में इस वेव के लिए हो जाएगी 2। फाइन। तो इस तरह से हमारे पास में वेव्स बन रही है और फ्रीक्वेंसी हो जाती है कितनी वेव्स एक सेकंड में, यूनिट टाइम में बनने वाली वेव्स की क्वांटिटी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में हमारे पास में दो डेफिनेशन है, पथांतर और कलांतर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अभी पार्ट डिफरेंस हमारे पास में होता है कि दो पार्टिकल्स किसी भी वेव के, सपोज दो पार्टिकल्स की अगर बात करें तो दीज टू पार्टिकल्स, इन दोनों के ट्रेवल करने में, सपोज किसी टाइम तक ये ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनके बीच का पाथ का डिफरेंस कितना होगा। अब पाथ कितना ट्रेवल करेंगे, दिस, तो इनके बीच का जो भी पाथ है उसका डिफरेंस हमारे पास में रहेगा पार्ट डिफरेंस। इसी तरह से हम लोग फेज डिफरेंस ले तो इन्हीं दोनों पार्टिकल्स के लिए मैं बात करूंगा, जैसे दो पार्टिकल्स को अलग अलग ले लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक पार्टिकल को लिया और इसकी डायरेक्शन अगर ली जाए, फेज लिया जाए इसका, तो ये मिलेगा एक्स एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल इसका सपोज θ1, और इसी तरह से इसके ऊपर कोई एक पार्टिकल मैंने यूज कर लिया इसी वेव का, जिसकी डायरेक्शन होगी इसका टेंजेंट कुछ इस तरीके से, दिस। तो यहां पर एक्स एक्सिस अगेन, जिसको हम लोग टाइम एक्सिस ले रहे हैं, उसके साथ में बनने वाला एंगल θ2। इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस, या हम लोग बोलेंगे दोनों फेजेस के बीच का डिफरेंस होगा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को हम लोग यहां रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, जो छोटी क्लासेस मतलब 11th और 12th में आप लोगों ने देखा था, θ2 माइनस θ1। और यहां पर आरटी फिजिक्स में हम लोग फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे डेल से। सो डू रिमेंबर, इसको याद रखना आप लोगों को, फेज डिफरेंस इज डेल। और एक और चीज कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस पे आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, वो रिलेशन भी हमें याद रखना है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि दिस थिंग इज फेज डिफरेंस, और ये सिंबल जो है इसको भी हम लोग डेल बोलते हैं, और ये है हमारे पास में उसी वेव का पार्ट डिफरेंस। एंड वन मोर थिंग, ये जो 2 पाई बाय लैम्डा है, अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 11th वेव चैप्टर के अंदर आप लोगों ने 2 पाई बाय लैम्डा को डिफाइन किया था एज वेव नंबर, जिसको हम लोग लिखते थे k। तो ये सभी प्रॉपर्टीज, ये सभी टर्म्स जो आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में काम में आने वाली है, ये सभी चीजें हैं। इनसे रिलेटेड हम लोग आगे स्टडी करेंगे। जो अपना मेन टॉपिक है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसकी डेफिनेशन मैं यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं, और साथ में इसको समझ लेते हैं।
इंटरफेरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सुपरपोजिशन क्या चीज है। सुपरपोजिशन होता है जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करते हुए एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे से मीटअप करती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, सुपर इंपोज कर जाती है। तो इसी सुपर पोजिशन की वजह से, सुपर इंपोज होने की वजह से एक न्यू वेव फॉर्म होती है, और इस न्यू वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। या तो ये एम्पलीट्यूड या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ अ लाइट वेव। और इसी तरीके से अगर इंटेंसिटी वेरी कर रही है तो इंटेंसिटी का वेरिएशन कहलाएगा इंटरफेरेंस। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। तो अगर हमारे पास में एम्पलीट्यूड का मॉडिफिकेशन हो रहा है तो डेफिनेटली इंटेंसिटी भी जो न्यू वेव फॉर्म हो रही है वो भी वेरी कर जाएगी। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो इंटरफेरेंस को हम लोग अब क्लियरली बोलेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव एक दूसरे पर सुपर इंपोज होती है तो उससे न्यू वेव फॉर्म होती है, और उस न्यू वेव का इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। इसी मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी को हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस। और ये इंटरफेरेंस हमारे पास में दो टाइप का होता है, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड अनदर इज डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि इंटेंसिटी का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, एंड डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग इंटेंसिटी का कम हो जाना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जिसको मैं यहां लिख देता हूं। आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होता है हमारे पास में संपोषी व्यतिकरण। थोड़े से टिपिकल वर्ड्स है, ओके। व्यतिकरण इंटरफेरेंस। और इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इज विनाशी व्यतिकरण। तो अब हमें इंग्लिश में भी इनको याद रखना है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज संपोषी और डिस्ट्रक्टिव विनाशी। तो फॉर नाउ अब हम लोग देखेंगे ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म कैसे होती है, किस तरह से हमारे पास में इनको हम लोग गेन कर सकते हैं, किस तरह से मिल सकते हैं ये हमें। तो इसके लिए मैं दो वेव्स को काम में लूंगा। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास में वही डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एंड टाइम एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास में होगा कुछ, जिसको मैं यहां पर मार्क करूंगा A1 से, और इसी के साथ में मैं एक और वेव लूंगा, इसका एम्पलीट्यूड मैंने यहां पर दिखा दिया A1, और इसी की तरीके से मैं यहां पर एक और वेव ले रहा हूं जिसका एम्पलीट्यूड है A2। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि A1 और A2 में जो इनके एम्पलीट्यूड्स है डिफरेंस है, लेकिन बहुत कम है। तो इन दोनों के मिलने से जो न्यू वेव फॉर्म होगी वो कुछ हमारे पास में इस तरह से होगी कि ये बन रही है। तो सम करने पर हमारे पास में ये कंप्लीट एक लेंथ मिलेगी दिस। तो ये लेंथ कितनी होगी, और अगर इस जो लेंथ को हम लोग प्लेस करें इस जगह पर, तो ये हमारे पास में न्यू वेव का एम्पलीट्यूड मिल रहा है, जो कि एग्जैक्टली होगा इन दोनों का अलजेब्रिक सम। जैसा कि मैंने बोला कि A1 प्लस A2। अलजेब्रिक सम का मीनिंग कुछ इस तरह से होता है कि अगर इनके साइन उल्टे हो जाए, मान लो कि A2 का साइन नेगेटिव है, तो भी हम लोग इसको लिखेंगे A1 प्लस माइनस A2, जो कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको नजर आएगा। एक बार के लिए इसको छोड़ते हैं। तो ये आपके पास में मिला इसका एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो यहां देखते हैं कि हमारे पास में न्यू वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि हम लोग यहां पर A की वैल्यू को पुट करेंगे A1 प्लस A2, तो आपके पास में एग्जैक्टली मिलेगा दिस। अब यहां पर एक एग्जांपल हम लोग काम में ले लेते हैं कि सपोज A1 इज, जो यहां पर हम लोगों ने काम में लिया था, मैं इस जगह शो कर देता हूं दिस। A1 अगर हमारे पास में वैल्यू है 5, और इसी तरह से मैं A2 ले लेता हूं। A2 को हम लोग इस जगह पर शो कर लेते हैं, और A2 की वैल्यू हम लोग कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं लाइक 2। तो 5 प्लस 2 हमारे पास में हो जाएगा न्यू वेव का एम्पलीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 7। और 7 की वजह से हमारे पास में इसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी, I इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, दैट इज 49, राइट। याद रखना, ये चीज हम लोग वापस चेक करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी इतनी इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होने पर कितनी आएगी वो बाद में देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास न्यू वेव की इंटेंसिटी मिल चुकी है, दैट इज I इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी वही सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, टाइम एक्सिस, और यहां पर भी हम लोग वही दो वेव्स काम में लेंगे। सपोज कि पहली वेव वही जो हम लोगों ने ली थी, जो कि हमारे पास में A1 डिस्प्लेसमेंट की थी, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज A1, और इसका जो फेज है जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरह से है। जो सेकेंड वेव इस बार हम लोग काम में लेंगे
पहले भी हमने सेकंड वेव ली थी, इस बार भी सेकंड वेव लेंगे, लेकिन सेकंड वेव हमारे पास में होगी इसके ऑपोजिट फेज में। मतलब तो ये जब दो ऑपोजिट फेज की वेव एक दूसरे से जाकर सुपर इंपोज करती है, एक दूसरे से आकर मिलती है, तो इनकी वजह से एक न्यू लाइट वेव फॉर्म होती है जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड से कम हो जाएगा। तो जैसा आपने क्लास 12 में देखा था कि ये जो न्यू लाइट वेव फॉर्म हो रही है, जो ब्लू कलर में मैंने शो की है, इसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के कंपैरिजन में कम है। तो यहां पर जो न्यू लाइट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास में इनको माइनस करेंगे, तो यहां पर हमारे पास में जो रिमेनिंग पार्ट होगा दिस, इस एम्पलीट्यूड को अगर देखें तो हम लोग यहां पर प्लेस करें तो ये हमारे पास में न्यू वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा, जो कि इनका होगा अलजेब्रिक सम। बिल्कुल वैसे ही जो मैंने बोला था कि अलजेब्रिक सम करना है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड -A2, तो ये आपके पास में बन जाएगा दैट इज A1 माइनस A2। अगर ये हमारे पास में इसका एम्पलीट्यूड है तो इसकी इंटेंसिटी होगी अगेन द सेम थिंग, I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो इससे हमारे पास में I विल बी, इस A1 माइनस A2 को हम लोग पुट करेंगे होल स्क्वायर के अंदर, तो आपके पास रिजल्ट आएगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, राइट। तो यहां पर अगर सेम एग्जांपल लिया जाए, इफ यू डू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बोला था A1 हम लोग ले लेते हैं 5 और A2 ले लेते हैं 2, तो 5 माइनस 2 आपके पास में रिजल्ट आएगा इज 3। तो I या इंटेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, I विल बी 9। तो डेफिनेटली आपके पास में नजर आ रहा है कि पिछली बार इंटेंसिटी आपके पास में आंसर आ रहा था जब हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में देखा था, वो था 49 और इस बार 9, जबकि दोनों वेव सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बस फर्क क्या है, फर्क है इनके फेज का। एक वेव जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरी जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट फेज में ट्रैवल कर रही है। तो जिन जिन पॉइंट्स पर इन दोनों वेव्स को हम लोग देखेंगे, वहां पर सब जगह इनकी इंटेंसिटी, इन दोनों का अलजेब्रिक सम होगा, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम होगा। इसी तरीके से मान लो कि अगर दोनों ही वेव्स हमारे पास में, कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम हो जाए, अगर ये 5 है तो दूसरी वेव का भी एम्पलीट्यूड 5, तो 5 माइनस 5 0, तो इंटेंसिटी विल बी ऑब्वियसली स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। तो जो न्यू वेव हमारे पास में, जो ब्लू कलर की मैंने आपको यहां पर दिखाई है, हो जाएगी परफेक्टली। तो जो न्यू वेव हमारे पास में फॉर्म होगी वो होगी कुछ इस टाइप से, बिल्कुल एक्स एक्सिस पर ट्रेवल करते हुए एक स्ट्रेट लाइन। अगर देखा जाए तो इसका एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी 0, और इंटेंसिटी 0 का मीनिंग कि हमें वो लाइट वेव की चमक, उसकी ब्राइटनेस नहीं दिखाई देगी, मतलब कि वेव हमें बिल्कुल विजिबल ही नहीं होगी। एग्जैक्टली इंटेंसिटी 0 का मीनिंग यही है कि लाइट वेव है ही नहीं वहां। तो ऐसी कंडीशन में आपको लगेगा कि यहां पर आपको डार्क कलर नजर आ रहा है। तो इसीलिए जब YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोग पढ़ते थे तो आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज मिलती थी। इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगी, जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव एक दूसरे से सुपर इंपोज करें इन सेम फेज, एक ही दिशा में चलते हुए, एक ही फेज में चलते हुए, तो उनसे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। और जहां पर आपके पास में दोनों वेव्स ऑपोजिट फेज में ट्रेवल करते हुए सेम एम्पलीट्यूड की या अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड की एक दूसरे से सुपर इंपोज करती है, तो वहां मिलती है आपको डार्क फ्रिंजेस। तो यही है हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखेंगे इनकी कंडीशंस क्या है, इंटरफेरेंस होने की क्या कंडीशंस है। तो कंडीशंस हमारे पास में है कि हमारे पास में सबसे पहले तो जो दो लाइट वेव्स या दो से ज्यादा लाइट वेव्स एक दूसरे से सुपर इंपोज कर रही है, उन वेव्स का एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, उन दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। एंड इसके बाद में जो दोनों लाइट वेव्स ट्रेवल कर रही है, उनका पाथ का डिफरेंस, जिसे हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेटली 0 होना चाहिए, और सेम फेज डिफरेंस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0। जैसा कि दोनों वेव्स के मैंने यहां पर शो किया था कि एक वेव हमारे पास में ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी ट्रेवल कर रही है इसी के क्लोज ये। तो यहां पर जो इन दोनों का फेज का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर जो मैंने दिखाया आपको, ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो, मतलब कि बहुत छोटी क्वांटिटी हो। और इसी तरह से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल समथिंग, अगर एक वेव हमारे पास में एक्स एक्सिस के साथ में इस एंगल पर जा रही है θ1, तो दूसरी हमारे पास में यहां जो एंगल बनेगा θ2, वो θ1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, तभी हमारे पास में वेव का फेज डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में कंडीशन है, अगर आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट काम में ले रहे हैं तो उनमें दो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो बहुत कम होनी चाहिए। इफ यू डू रिमेंबर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने कुछ हिस्सा से किया था,
स्लिट S1 एंड S2। तो यहां पर ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ये बहुत कम होना चाहिए। और इसी तरह आप लोगों ने एक स्क्रीन प्लेस की थी इसके सामने, तो जहां पर जाकर दोनों लाइट वेव्स एक दूसरे से मीट करती है, तो ये जो स्क्रीन का डिफरेंस है, डिस्टेंस है स्लिट से, ये डिस्टेंस भी हमारे पास में बड़ी होनी चाहिए। यही चीज यहां पर मैंने मेंशन की हुई है कि सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स शुड बी वेरी स्मॉल एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। एंड द लास्ट इज, अगर दो लाइट वेव्स हम पोलराइज लाइट ले रहे हैं तो उन दोनों का पोलराइजेशन प्लेन भी सेम होना चाहिए। तो ये सभी कंडीशंस आपको मेमोराइज करनी है, ये एग्जामिनेशन से पूछी जा सकती है। सो प्रिपेयर दिस थिंग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अपने पास में। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए जो हमारे पास में टॉपिक आना है, इसका बेसिक टॉपिक है न्यूटन सिंग। उसको समझने के लिए हमें कुछ एक वेव्स के या ऑप्टिक्स के कुछ लॉज हमें पता होने चाहिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। यही दो चीजें मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वैसे तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि होता क्या है, बहुत सिंपल, कि किसी भी एक रिफ्लेक्टिव सरफेस लाइक मिरर पर जब भी कोई लाइट वेव इंसिडेंट करवाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के लिए कंडीशन, तो जिस पॉइंट पर लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि यहां पर हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल, और ये नॉर्मल हमेशा हमारे पास में होता है इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री पर। और ये नॉर्मल हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसी के साथ में बनने वाला एंगल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बिल्कुल इसी एंगल के इक्वल एंगल बनाते हुए लाइट वेव रिफ्लेक्ट बैक होती है। रिफ्लेक्ट बैक मतलब कि उसी मीडियम में ये वापस लौट जाएगी। तो ये है हमारे पास में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव। तो यहां पर एंगल I और एंगल R, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल I विल बी इक्वल्स टू एंगल R, और यहां पर लाइट वेव हमारे पास में परफेक्टली सेम मीडियम में ट्रेवल कर जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यही हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अलावा एक और लॉ होता है कि इंसिडेंट लाइट वेव, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट वेव, ये तीनों हमेशा और हमेशा सेम प्लेन में होने चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि इनका प्लेन डिफरेंट हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे पास में ये तीन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तीनों, एक मार्कर, थंब और मेरी फिंगर, ये तीनों एक ही प्लेन में है। अगर मैं सामने की तरफ से दिखाऊं तो इन तीनों में एक ही प्लेन नजर आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कोई एक लाइट वेव या कोई भी एक चीज इनमें से अलग एंगल पर ट्रेवल कर जाए। जैसे यहां पर दिखा रहा हूं तो ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा और हमेशा एक प्लेन में रहेंगे, राइट। तो ये हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक रिफ्रैक्टिव सरफेस की। रिफ्रैक्टिव सरफेस जैसे कि ग्लास पीस, आप वाटर ले सकते हैं इसकी जगह पर, रिफ्रैक्टिव सरफेस, या आप लोग इसको बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम आपके पास में बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है, तो इस पर हमारे पास में रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मीनिंग या रिफ्रैक्शन का मीनिंग कि लाइट वेव किसी एक मीडियम में आती है और दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाएगी। मींस कि पिछली बार जब आपने देखा था लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौटी थी, लेकिन इस बार वो किसी और मीडियम में ट्रेवल करेगी जो इसमें दूसरा हमें मीडियम दे रखा है। तो इसी चीज को एक बार हम लोग देख लेते हैं किस तरह से लाइट वेव का ट्रेवल होता है यहाँ पर। तो मान लो कि कोई एक लाइट वेव हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं किसी एक पॉइंट पर, एंड अगेन हमें यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये नॉर्मल के साथ में बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा एंगल I, दिस, और इसके बाद में लाइट वेव दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। जैसा आपको यहां पर दिख रहा है कि ये जो मीडियम मैं काम में ले रहा हूं, दिस इज रेयर मीडियम, और नीचे वाला जो मीडियम है ये है डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होते हुए अभिलंब की ओर घूमते हुए ये ट्रेवल कर जाएगी कुछ इस तरीके से। लेकिन इसके साथ में एक और फिनोमिना हमारे पास में होता है जिसको मैं और बता दूं कि जब भी लाइट वेव हमारे पास में रिफ्लेक्ट होती है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित भी हो रहा है, और यहां पर हमारे पास में जो एंगल आएगा वो हमारे पास में हम लोग काम में लेंगे कुछ इस तरीके से। इसको यहां पर तो हम लोग लेते हैं एंगल R जो कि स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा, और यहां पर मैं एंगल R डैश मार्क कर देता हूं जो कि हमेशा और हमेशा I के इक्वल होगा। तो वी कैन से एक बार कि ये जो एंगल है दिस विल बी R डैश, जिसको मैंने मार्क किया था उसको हम लोग I भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था कि I इक्वल्स टू R, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है, तो I इक्वल्स टू I यहां पर लिखा जा सकता है। और यहां पर क्योंकि रिफ्रैक्शन किया जा रहा है तो दिस एंगल विल बी R।
और स्नेल्स लॉ आप लोगों को अच्छे से पता है, साइन आई ओवर साइन आर दैट इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन, राइट। तो ये हमारे पास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी का उल्टा आप चाहे तो दोबारा कर सकते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होते हुए वो रेयर मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन वहां पर भी आपके पास में बिल्कुल इसी तरह से फिनोमिना होगा कि जिस पॉइंट पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा।